जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। इतिहास चैप्टर 1 की क्लासेज जो है शुरू हो चुकी हैं क्लास 10th के लिए। बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए ये परीक्षा जो है 2027 में होगी मैट्रिक की। उसके लिए जो है बैच शुरुआत कर दी गई है, अर्ली बैच है। तो जाहिर सी बात है कि हम जो है ज़्यादा समय चाहते हैं तैयारी करने के लिए और वो हमें मिलेगा भी। तो हमने जो है इतिहास से क्लासेस को शुरू कर दिया है और जो है 10 अप्रैल से हम लोग लाइव क्लासेस भी शुरू कर देंगे। तब तक के लिए रिकॉर्डेड क्लासेज चल रही हैं जो कंटिन्यू चलती रहेंगी। इसका एक रूटीन भी जो है आपको एक पोस्ट के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके साथ ही जो है जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उस चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स आपको जो है अवेलेबल कराया जाएगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगा, कमेंट भी पिन करके जो है रख दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से जो है आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही आसान शब्दों में और एक व्यवस्थित तरीके से जो है लिखा हुआ नोट्स है। इसको पढ़ने के बाद आपको बेहतर की तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये एकदम ऐसा जो है नोट्स बनाया गया है कि हर किसी को समझ में आ जाए एक पैटर्न में। ठीक है, और उसके ऊपर से हम खुद भी जो है आपको समझाने के लिए यहाँ तैयार ही बैठे हैं। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत जो है इन नोट्स के साथ आपको नहीं होने वाली है। एकदम जो है ये स्ट्रक्चर्ड वे में है और इस तरीके से लिखा गया है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कहीं से भी पूछ दे तो आपको उसका जवाब इस नोट्स में मिल जाएगा। तो आप इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि शुरुआत करें हम क्लास का, आपको बता देते हैं कि इससे पहले भी 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। पहले क्लास में हमने जो है आपको बताया था कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाओं के बारे में, क्योंकि ये शब्द जो है बार बार हमारे इस चैप्टर में, ये यूं कहें कि इतिहास में बार बार जो है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता रहता है और कई बार इन शब्दों का उपयोग अर्थशास्त्र और जो राजनीति विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस, वहाँ पर भी इसका उपयोग देखने को मिलता है। इसलिए उन शब्दों का अर्थ समझना बहुत जरूरी था। उसको हमने आपको पहले ही समझा दिया पहले वीडियो में। और ये शब्द कौन कौन से थे, जैसे कि अंधकार युग क्या होता है, पुनर्जागरण का काल क्या था, बौद्धिक जागरण का क्या मतलब होता है, इसके अलावा जो है राजतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र में क्या फर्क है, गणतंत्र, लोकतंत्र और प्रजातंत्र, इन सब में जो है हमने आपको डिफरेंस समझा दिया था। लगभग सारी चीज़ों की परिभाषाएं बता दी थी हमने। सेकंड वीडियो जो हमारा रिकॉर्ड हुआ था उसमें हमने आपको बताया था कि राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है, फ्रांस में 1789 ईस्वी की जो राजक्रांति हुई उसके क्या कारण रहे और उसका प्रभाव क्या पड़ा यूरोप पर, उसके बारे में बताया। इसके साथ ही हमने आपको मेटरनिख के बारे में भी बताया था। मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वह एक बहुत ही प्रतिक्रियावादी शासक था। प्रतिक्रियावादी कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा शासक जो पुरानी व्यवस्थाओं का समर्थन करता है, उसी में वो संतुष्ट है। समय के अनुसार जो बदलती आवश्यकताएं हैं उसके अनुकूल परिवर्तन होने की अनुमति वो नहीं देता है। उसे हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगर वह परिवर्तन होने देगा तो जनता उसके सर पर जा बैठेगी और उसे जो है नुकसान होगा, उसकी शक्तियां कम हो जाएंगी, उसका प्रभाव कम हो जाएगा, ऐसा उसको लगता था। जिस वजह से वह आवश्यक परिवर्तनों का भी विरोध करता था। जैसे उस समय जो है पुरातन व्यवस्था में लोकतंत्र जो है बिल्कुल भी नहीं था, निरंकुश राजतंत्र का शासन हुआ करता था। उसमें सारी शक्तियां राजा के हाथों में होती थी। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी राजा अपनी शक्तियों को छोड़ना नहीं चाहता था, जबकि जनता उस व्यवस्था से बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। जनता को नए सिस्टम की जरूरत थी जहां पर उनको अधिकार दिया जाए,
उनको जो है मानवाधिकार मिले, स्वतंत्रता मिले, आज़ादी मिले, अभिव्यक्ति की आज़ादी मिले, धर्म को मानने की आज़ादी मिले, जबकि राजतंत्र के समय में ऐसा कुछ नहीं था। तो जनता जो है एक नई व्यवस्था की ओर अग्रसर हो रही थी और जो मेटरनिक है वो इन भावनाओं का विरोध करता था, यहाँ तक कि अपनी सेना भेजकर जो है ऐसी भावनाओं को कुचल देता था। ये तो हो गई मेटरनिक के बारे में। नेपोलियन के बारे में भी हम लोगों ने बातचीत किया ही था। नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में बन गया था। उसने जो है 1805 ईस्वी में एक नया संविधान जो है फ्रांस में लागू किया, जिसको अक्सर नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। नेपोलियन कोड भी उसको कहा जाता है। तो एक सवाल ऑब्जेक्टिव में आपके लिए जो है आ जाता है कि इसमें जो है कितने कोड थे। तो जवाब जो है सिंपल है, 5 कोड थे। नेपोलियन संहिता में 5 कोड जो है शामिल किए गए थे। नेपोलियन जो है फ्रांस में अनेक सुधारों को जो है बढ़ावा दिया। उसने यहाँ तक कि ये कोशिश किया कि उसके जो आसपास के क्षेत्र है वहाँ के लोगों की स्थिति को भी सुधारा जाए। इसके लिए उसने एक तरीका क्या चुना, वो ऐसे क्षेत्रों पर हमला करता था, युद्ध लड़ता था। और जैसे कि नेपोलियन की जो है बहादुरी और उसके कुशल नेतृत्व की क्षमताएं, निर्णय लेने की जो क्षमताएं हैं वो अद्वितीय थी, जिस कारण से वह लगभग युद्धों को जीत जाता था। और इसी क्रम में उसने जो है जर्मनी के क्षेत्र में, अभी जिसका नाम जर्मनी है, उस समय जर्मनी नाम नहीं था। उस समय वह लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था और वहाँ अलग अलग राजवंशों का शासन हुआ करता था। तो वहाँ पर जो है उसने जो है हमला किया 1806 ईस्वी में। इसके बारे में आगे चलकर हम बताएंगे। एक बार फिर से एक ओवरव्यू जो है हम आपको दे रहे हैं। वहाँ हमला करता है और एक जो है संघ का निर्माण करता है, जिसका नाम दिया उसने जर्मन राइन संघ। जर्मन राइन संघ जो है उसका नाम दिया गया। ये कई बार आपको किताबों में ये जर्मन राइन राज्य के नाम से भी मिल जाएगा। ठीक है, इसमें जर्मन शब्द बाद में जोड़ा गया था, उसने राइन राज्य ही रखा था नाम। ठीक है, जब जर्मनी 1871 में एकीकृत हो गया तब जो है इसमें जर्मन राइन राज्य जो है जोड़ दिया गया था। हालांकि ये राइन राज्य की स्थापना का श्रेय जो है वो नेपोलियन को जाता है। एकीकरण की शुरुआत करने का जो है श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। अच्छा, नेपोलियन बोनापार्ट को ही नेपोलियन प्रथम के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप जो है ध्यान में रखें। क्योंकि जो है आगे जब आप इटली का एकीकरण समझेंगे वहां पर फिर से एक बार नेपोलियन शब्द आएगा। तो वहां पर जो है नेपोलियन प्रथम नहीं है, वो नेपोलियन तृतीय है, जो 1870 ईस्वी के आसपास जो है, या यूं कहे कि 1800 जो है 53-54 से लेकर के जो है लगभग 1870-71 के आसपास तक जो है इटली और जर्मनी के एकीकरण में बाधा बनता रहा है। या यूं कहे कि उसकी भूमिका जो है कुछ इस तरीके से थी कि कई बार एकीकरण होने देना चाहता था और कई बार जो है एकीकरण का विरोध करता था, है ना। तो एकीकरण होने देना चाहता था कि अपने दुश्मन की शक्ति कमजोर हो जाए और खुद कमजोर ना हो जाए, इसके लिए कुछ क्षेत्रों में वो अपना अधिकार भी चाहता था। तो इसका ये परिणाम हुआ कि अंततः जो है फ्रांस के साथ भी कई सारे युद्ध हुए जर्मनी और इटली के एकीकरण के लिए। और इस तरह जो है उसने जो है भूमिका निभाया। तो ये नेपोलियन तृतीय था, जो एकीकरण में कभी साथ देता था कभी विरोध करता था। और नेपोलियन प्रथम, जिसको नेपोलियन बोनापार्ट कह रहे हैं, जो 1804 में सम्राट बना था, वो अलग व्यक्ति है। हालांकि वे दोनों जो है एक ही वंश के हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का ही उत्तराधिकारी जो है, जो बहुत बाद में बना था, वो है नेपोलियन तृतीय। ठीक है, तो इससे जुड़ी कुछ कहानियां भी हम लोग आगे सुनेंगे, समझाएंगे आपको। हालांकि इन कहानियों के बारे में जो है उतना ज्यादा विश्वसनीय स्रोत जो है उपलब्ध नहीं है, फिर भी इतिहास है और मैंने बताया कि इतिहास जो है वो कहानी है।
ठीक है, वो हमारी बीती सभ्यताओं का, बीती हुई घटनाओं की एक कहानी है ये। और उसको सुनकर, समझकर, पढ़कर हम ये कोशिश करते हैं कि हम कुछ मूल बातों को समझ सकें। जैसे हमारे विकास के लिए कौन सा तत्व जरूरी है, हम भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जो है कौन कौन सी योजनाएं बना सकते हैं, या यूँ कहे कि कौन सी गलतियां करने से बचें ताकि भविष्य में हमारा अस्तित्व बना रहे। ये इतिहास पढ़ने का मूल उद्देश्य होता है। तो इसके लिए ही जो है हम ये कहानियों को भी जो है बताएंगे, ताकि जो है आपको इतिहास रोमांचक भी लगे, पढ़ने में मजा भी आए, और कहानियों के माध्यम से जो घटनाएं हैं जो अक्सर आप याद नहीं कर पाते हैं रटने के बावजूद भी, वो आपको कहानियां सुनने मात्र से याद हो जाए। और केवल याद हो जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रहना इम्पोर्टेंट है। कई बार होता है कि एग्जाम के 1-2 दिन पहले जो है पढ़ना शुरू किए थे या 1 महीने पहले काफी कुछ याद हो गया और एग्जाम देने के बाद भूल जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है। अभी एग्जाम में 1 साल बाकी है हम लोगों का, है ना। तो अगर अभी से ऐसा हाल रहा कि याद करें, कुछ समय बाद फिर भूल जाएं, फिर याद किए, फिर भूल गए, तो ये याद करने और भूलने का सिलसिला नहीं चाहिए। हमें चाहिए ऐसा तरीका जिसके माध्यम से हम जो चीज पढ़ चुके हैं वो याद रहे लंबे समय के लिए। ठीक है, हमेशा के लिए याद रहे ये तो मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ चीजें समय बीतने के साथ मैं भी भूल जाता हूँ, कन्फ्यूजन उसमें होने लगता है। तो उसके लिए जो है टाइम टू टाइम रिवाइज करना पड़ता है, या फिर पढ़ाते वक्त ही अगर कोई चीज जो है भूल रहा हूँ तो उसको नोट्स में या किताबों में देखना पड़ता है। इसी के लिए जो है किताबें या नोट्स जो है मेरे आसपास ही रखी हुई रहती हैं। इधर किताबें रखी हैं, नोट्स वगैरह इधर रखी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है रखा हुआ है ऑलरेडी, ताकि अगर कोई पॉइंट जो है भूल रहे हैं या उसकी क्रमबद्धता जो है में संशय आ रहा है, शक हो रहा है, कोई डाउट आ रहा है, तो देख लिया जाए, है ना। एक लंबे समय तक याद रहेगा कम से कम, ये कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये हमारा तरीका होगा पढ़ने का कि हमें जो है लंबे समय तक याद रखना है। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो इटली के एकीकरण में, जर्मनी के एकीकरण में भी उसकी भूमिका रही है। इन सब बारे में जो है बात करनी है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग मेटरनिख के बारे में लास्ट टाइम पढ़े थे वहीं से शुरुआत करते हैं कि ये मेटरनिख जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसने जो है 1815 ईस्वी में जो है वियना की संधि करता है। 1815 ईस्वी में वियना की संधि हुई। ये वियना है क्या, तो वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है, और यहाँ पर जो है नेपोलियन बोनापार्ट के हार जाने के बाद, जब वोटरलू का मैदान में युद्ध हुआ था उसमें जो है नेपोलियन बोनापार्ट हार गया, तो उसके बाद जो है संधि यहीं पर हुई थी। और जो है इस सम्मेलन को ही वियना की संधि या वियना सम्मेलन या कई बार वियना कांग्रेस के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। इसकी अपनी महत्व रहे हैं, उसी को समझना है कि इसकी क्या उपलब्धि थी। पहले तो हम ये समझे कि इसका उद्देश्य क्या था। तो अगर हम बात करें तो मूल उद्देश्य जो है यूरोप में शांति की स्थापना करना था। ठीक है, या शक्ति संतुलन बनाना था। मूल उद्देश्य की अगर हम बात करें तो यूरोप में शांति की स्थापना, या यूं कहें कि शक्ति संतुलन चाहता था ये। ठीक है, जिसको नेपोलियन बोनापार्ट के युद्धों ने बिगाड़ दिया था। लगातार नेपोलियन बोनापार्ट किसी से भी लड़ जाता था ना, तो इसके चलते पूरे यूरोप में जो है अशांति का माहौल था। तो उसको शांत करना, शक्ति को संतुलित करना इसका मूल उद्देश्य था। इसके अलावा कुछ और भी उद्देश्य थे इसके, जैसे जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का जो है विरोध करना। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का विरोध, एक तो ये भी था।
ठीक है। इसके अलावा इसके साथ और कुछ उद्देश्य थे, जैसे पुरातन व्यवस्था को बनाए रखना, इसको भी हम लोग यहाँ पर शामिल करते हैं। ठीक है, पुरातन व्यवस्था को बनाए रखना। तो इन उद्देश्यों के साथ जो है ऑस्ट्रिया में जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सम्मेलन हुआ 1815 ईस्वी में। ठीक है, इसमें जो है जो ऑस्ट्रिया का चांसलर है यानी कि प्रधानमंत्री है मेटरनिख, उसकी महत्ता जो है वो बढ़ गई और लगभग 1815 ईस्वी से लेकर के 1848 ईस्वी तक जो है इसका प्रभाव पूरे यूरोप में जो है रहा। एक तरीके से कह सकते हैं कि इसका दबदबा जो है रहा। ठीक है, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, कुछ इस तरीके का जो है एटीट्यूड इसका बन गया। ठीक है, तो इसको हम लोग मेटरनिख युग कहते हैं। और इन अवधि में जो भी व्यवस्थाएं मेटरनिख के द्वारा अपनाई गई, जो नीतियां थी मेटरनिख के द्वारा अपनाई जाने वाली, उन्हीं को मेटरनिख व्यवस्था के नाम से जाना गया। तो ये अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि मेटरनिख व्यवस्था के क्या उद्देश्य थे, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में पीछे की तरफ जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं चैप्टर के बाद, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा भी है कि मेटरनिख व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, मेटरनिख व्यवस्था के क्या उद्देश्य थे। ये दो अलग अलग क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा चुका है। तो इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चंस चैप्टर के पीछे दिए हुए हैं वो तो आपको नोट्स में मिल ही जाएगा। इसके अलावा जो अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन भी अगर आपको यहाँ से बनाया जाता है तो आप इसका जवाब देने में सक्षम होंगे, क्योंकि इस नोट्स की जो सीमाएं हैं वो जुड़ती हुई कॉन्सेप्ट्स को भी अपने अंदर समेटे हुई हैं। एनसीईआरटी की किताबों से थोड़ा सा जो है बड़ी कह सकते हैं इसको, एनसीईआरटी की किताब में जो लिखा गया है उसके साथ साथ उससे जुड़ती हुई कुछ एडिशनल बातों को भी इसमें जोड़ा गया है, जिसकी संभावनाएं जो है युद्ध में मतलब परीक्षा में, ठीक है, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, तो इसलिए जो है ऐसी चीजों को भी शामिल किया गया है, तो वो भी आपको बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको मेटरनिख व्यवस्था के बारे में, उसका क्या उद्देश्य था। तो ये शॉर्ट में पूछेगा, पॉइंट्स बना करके लिख देना है। पॉइंट्स बना करके लिखने से आपको नंबर जो है अच्छे मिल जाते हैं। और दूसरी बात, पॉइंट्स बनाने का मतलब है कि ये अगर आप पॉइंट्स बना पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आपके पास कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अच्छा नॉलेज है और उसको आपने सही स्ट्रक्चर दिया है। ठीक है, उसकी क्षमता है आपके अंदर, तो आपको जो है पूरी तरीके से जो फुल मार्क्स मिलेंगे। देखो, जो परीक्षाएं होती है ना, ये आपके अंदर कुछ क्षमताओं को चेक करती है। ठीक है, ये आपके जो है सोचने की क्षमता को जो है परखती है कि आप किसी टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, किसी विषय के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, आपको थिंकिंग को ये जांचता है। इसके अलावा कि आप किसी बात को कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, लिखने की कला है ना, उसको जो है आपको देखा जाता है, लेखन शैली। ठीक है, आपकी लेखन शैली कैसी है ये जो है देखा जाता है, लेखन शैली नहीं, लेखन शैली। ठीक है, ये जो है देखा जाता है। इसके अलावा आपको जो है एक और चीज देखी जाती है बिहार बोर्ड में खास करके, वो है हैंड राइटिंग। जी हाँ, बिल्कुल, हैंड राइटिंग। आपकी हैंड राइटिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कुल मिलाकर मेरी हैंड राइटिंग जो है वो ठीक ठाक है, उतना भी खराब नहीं है। इस पे जो है बोर्ड पर लिखने की आदत जो है कुछ समय से छूटा हुआ है, जिस वजह से इस तरह का लिखा रहा है, और चलते चलते लिखने में भी थोड़ा सा जो है इधर उधर हो जाता है। तो ये जब कुछ समय और लिखेंगे, अभी लगातार लिखना शुरू कर देंगे तो ये भी ठीक हो ही जाएगा। कॉपी पर भी ठीक है, बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, ठीक ही है। तो आपको भी अपना जो है हैंड राइटिंग बेहतर रखना है ताकि आपको जो है फुल मार्क्स मिले। ठीक है, और ये हैंड राइटिंग के लिए हम इसलिए जोर दे रहे हैं कि आगे चलकर
जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, खास करके अभी तो ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है एमसीक्यू बेस्ड है और वो भी कंप्यूटर बेस्ड होता है, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिख करके आपको जो एग्जाम्स देने हैं, जैसे अगर आप जो है यूपीएससी या बीपीएससी के बारे में बात करें, ठीक है, इसके अलावा जो है आप जो है टीचर्स की वैकेंसी के बारे में बात करें, क्योंकि जो वहां पर आपको एग्जाम होगा बीएड वगैरह का, तो उसमें जो है डिस्क्रिप्टिव आंसर्स जो है लिख करके देने होते हैं, तो वो लिखने की जो है कला होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि किसी भी चीज को किस तरीके से प्रेजेंट करें, लेखन शैली होनी चाहिए, हैंडराइटिंग बेहतर होनी चाहिए। तो ये सब चीजें जो है अभी से ही हम लोग बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आगे चलकर हम लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य तो हमने समझ लिया, लेकिन इससे हुआ क्या क्या, क्या बदलाव लेकर आया ये, इसको यूं कहते हैं, टेक्निकल टर्म की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है कि नेपोलियन कह रहा हूं, मेटरनिक व्यवस्था की क्या उपलब्धि रही है ना, मेटरनिक व्यवस्थाओं की उपलब्धियां क्या थी। और अगर आप बैक चैप्टर क्वेश्चंस को देखोगे तो वहां पर ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। सोच रहे हो कि मेटरनिक व्यवस्था से ही 3-3 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है शॉर्ट में ही, भले ही शॉर्ट में पूछा है, लेकिन इसने जो है पूछा है आपको, ठीक है। तो एग्जाम में भी कभी पूछ सकता है, इसलिए जो है हर एक तरीके से सोचना है, हमें केवल पढ़ना नहीं है, हमें जो है सोचना है, एनालाइज करना है इसको, कि जो है इन घटनाओं का क्या कारण रहा, क्यों हुआ, कारण से ही स्पष्ट हो जाएगा क्यों हुआ, और इसका प्रभाव क्या पड़ा, आखिर क्या बदलाव ये समाज में लाया, ये महत्वपूर्ण है। इन चीजों को समझने के बाद ही हम अपने बेहतर भविष्य की कल्पना ही कर सकते हैं। तो ये तो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हिस्ट्री पढ़ने के। खैर आगे बात करते हैं हम लोग, इसका जो है उपलब्धि क्या रहा, ठीक है, उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं कि इसकी उपलब्धियां क्या रही। तो हम यहाँ पर जो है आपको कुछ शॉर्ट पॉइंट्स लिख करके जो है समझाते हैं कि उपलब्धियां वियना संधि की क्या रही, मेटरनिक व्यवस्था की उपलब्धियां क्या रही, ठीक है। उसको जो है डिटेल में लिखा हुआ नोट्स आपको मिल जाएगा पीडीएफ के माध्यम से, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहला तो हम ये देखते हैं कि जो नेपोलियन ने जिन क्षेत्रों पर अपना कब्जा किया था उसको जो है लौटाया गया नेपोलियन द्वारा। विजित क्षेत्रों को, विजित ये वाला लिखना है, ठीक है, विजित, ठीक है, नेपोलियन द्वारा जो जीता गया क्षेत्र था, ठीक है, वो, ठीक है। तो नेपोलियन द्वारा जीते गए क्षेत्रों को जो है हमने वापस लेना है, ठीक है, इनका जो है मकसद था एक। तो दूसरा चीज कि जो है इसमें ये ध्यान रखना था कि पुरातन व्यवस्था बना रहे, इसके लिए राष्ट्रवाद जैसी भावनाओं को, गणतंत्र समर्थित जो भावनाएं थी उसको जो है कुचलना था, ठीक है। तो उसके लिए जो है सबको तोड़ना जरूरी था। तो इसने इटली को जो है विभाजन कर दिया, इटली को जो है मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया, इटली को मुख्य रूप से इसने 3 भागों में बांट दिया। एक कह सकते हैं हम लोग उत्तरी इटली, ठीक है, उत्तरी इटली में इसको संगठित रूप से फिर भी हम बता रहे हैं आपको, और इसको जो है फिर मध्य इटली में बांट दिया, ठीक है, और इधर जो है दक्षिणी इटली। तो इन सब में इसने व्यवस्था क्या किया, तो उत्तरी इटली में निरंकुश राजतंत्र अब भी जारी था, ठीक है, उत्तरी इटली में जो है निरंकुश राजतंत्र अभी भी जारी था। खास करके जो है इसको अगर बात करें तो लोम्बार्डी और वेनेशिया का जो क्षेत्र था, लोम्बार्डी और वेनेशिया का जो क्षेत्र था, इस पर जो है सीधा सीधा अगर बात करें तो ऑस्ट्रिया का प्रभाव जो है वो दिखाई देता है। ऑस्ट्रिया का प्रभाव सीधा सीधा जो है इन पर बना रहा। ऑस्ट्रिया का मध्य इटली जो है ये, इसमें बात करें तो रोम और इसके आसपास का क्षेत्र, रोम और इसके आसपास का क्षेत्र जो है
ये पोप के अधीन था, क्योंकि पोप जो है अपनी शक्ति छोड़ना नहीं चाहता था और ये भी जनता पर अत्याचार करने में कोई कम नहीं था। तो मेटरनिक ने सोचा कि चलो इस क्षेत्र में हम क्यों मेहनत करें, ये खुद है ना, ये अपनी शक्ति छोड़ना नहीं चाहता, ये यहाँ पर जो भी विरोध होगा उसको संभाल लेगा। क्योंकि ये पोप जो होते हैं ना, पोप की अपनी राजमहल हुआ करता था, अपना राजमहल होता था, इसके पास अपनी सेना होती थी, ठीक है, अपनी सेना होती थी, रक्षक होते थे और इनके जो है बहुत सारे जो है एक तरीके से कह सकते हैं अधिकारी होते थे, ठीक है। यहाँ तक कि इनकी शक्तियां इतनी अधिक होती थी कि पूरे क्षेत्र का जो सम्राट होता था वो सम्राट भी जो है इनके सामने झुक जाया करते थे, ठीक है, इनके अधीन हुआ करते थे। तो इधर जो है कोई टेंशन ही नहीं था मेटरनिक को कि इधर कोई जो है व्यवस्था गड़बड़ होगा, पोप इधर संभाल लेगा, ऐसा उसको यकीन था। और बात करें दक्षिणी इटली की, तो दक्षिणी इटली में सिसिली और नेपल्स, ये दो राज्य जो है वो चल रहे थे, सिसिली और नेपल्स, ठीक है। अच्छा, और की जगह हम प्लस लिख दे रहे हैं, नहीं, मैच का कुछ ज्यादा ही असर पड़ जाता है, ठीक है। तो ये सिसिली और नेपल्स जो है दक्षिणी इटली में पड़ते थे। तो यहाँ पर जो है बुर्बो राजवंश के एक सम्राट थे, उनको जो है शासन की जिम्मेदारी दी गई और वो सम्राट का नाम है फर्डिनेंड, ठीक है। क्या नाम है? फर्डिनेंड। ये बुर्बो राजवंश के ही थे, बुर्बो राजवंश के थे ये। तो एक तो ये हम लोगों ने देख लिया कि वो नेपोलियन द्वारा विजित क्षेत्रों को, जीते गए क्षेत्रों को जो है वापस चाहते थे और इटली में किसी भी तरह की राष्ट्रवादी भावना का विकास न हो या उसे कुचलने के लिए, इटली में राष्ट्रवादी विचारधारा को कुचलने के लिए उसे कई भागों में बांट दिया, जिसमें लोम्बार्डी और वेनेशिया के क्षेत्र पर जो है निरंकुश राजतंत्र का सीधा प्रभाव बना रहा, जिसमें ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था, ठीक है। मध्य इटली रोम में और उसके आसपास के क्षेत्र में पोप का प्रभाव था। वहीं दक्षिणी इटली जैसे सिसिली और नेपल्स राज्यों में जो है सम्राट फर्डिनेंड को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। तो ये तो इटली को लेकर के जो है इसने क्या काम किया वो था, ठीक है। और आगे बात करें तो नेपोलियन ने जर्मनी में जो राइन राज्य बनाया था, ठीक है, राइन राज्य, ठीक है, इसने जो है 300 छोटे बड़े राज्यों को मिला करके 38 या 39 राज्य है ना, 39 राज्यों का जो है एक संघ बनाया था, राइन राज्य, ठीक है। नेपोलियन ने 1806 ईस्वी में बनाया था। तो इसको जो है कोई बदलाव नहीं किया गया, ठीक है, इसमें कोई भी बदलाव करना इन लोगों ने उचित नहीं समझा। हालांकि मेटरनिक भी बहुत तेज दिमाग का व्यक्ति था, उसकी कई बातें आज भी जो है कोट्स के रूप में जो है प्रचलित होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है वो बोलता था, ठीक है। उसका सोचने का जो है तरीका अलग ही था, ठीक है। तो ये देखो, तो इसने जो है जर्मनी के क्षेत्र को जो है क्या बोला कि कुछ परिवर्तन नहीं करना है, तो जर्मनी का राइन राज्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इसके अलावा कई सारे राज्य थे, जैसे परमा, मोडेना, टस्कनी, ये सब जो क्षेत्र थे, कौन कौन क्षेत्र, तो परमा, मोडेना और टस्कनी, ये सब क्षेत्र जो है दे दिए गए हैब्सबर्ग साम्राज्य को, ठीक है, हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिए गए, ठीक है, हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिए गए। क्या पता ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये हैब्सबर्ग राज्य या राजवंश को दे दिए गए, परमा, मोडेना और टस्कनी का जो क्षेत्र था, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो कुछ और भी परिवर्तन किए गए, जैसे कि जो जिनीवा का क्षेत्र था, जो इटली के जिनीवा का क्षेत्र जो है स्विट्जरलैंड के में पड़ता है, ठीक है। तो इसने जो है जिनीवा में क्या किया, इसने जिनीवा राज्य को मिला दिया, किसमें, जिनीवा को विलय कर दिया गया सार्डिनिया पिडमोंट में,
ठीक है। सार्डिनिया पिडमोंट ये अलग राज्य है। सार्डिनिया पिडमोंट जो है ये दो राज्यों का ये समूह था, पिडमाउंट। तो इसी राज्य में जो है जिनीवा को भी इसने विलय कर दिया। ठीक है, जिनीवा का विलय किस में कर दिया? सार्डिनिया पिडमोंट में कर दिया। ठीक है, इसके अलावा जो है जर्मनी की रियासतों को कोई परिवर्तन नहीं किया गया, ये तो बता ही दिए। और फिर देखा जाए तो मेटरनिख ने फ्रांस में भी क्या किया? फ्रांस में भी जाहिर सी बात है ये परिवर्तन करेगा। ठीक है, तो फ्रांस में क्या किया इसने कि फ्रांस में फिर से बुर्बो राजवंश की स्थापना कर दिया। फ्रांस में पुनः बुर्बो वंश की स्थापना, यानी फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना जो है इसने किया। तो ये सब जो परिवर्तन इसने किया था, ठीक है, काम जो किया था, यही इसकी उपलब्धि के रूप में गिने जाते हैं। ठीक है, मेटरनिख व्यवस्था की उपलब्धियां कहो या फिर इसको वियना संधि की उपलब्धियां कहो, दोनों बात जो है एक ही है। ठीक है, तो इसको जो है एक बार हम कंसाइज कर देते हैं, ध्यान से सुन लो। मेटरनिख व्यवस्था की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। पहला, फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना, इटली के राज्यों को विभाजित कर वहां राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने की योजना बनाना, जिसमें लोम्बार्डी वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का सीधा प्रभाव रहा। मध्य इटली के रोम और उसके आसपास के क्षेत्रों में पोप के अधीनस्थ रहा। सिसिली और नेपल्स के राज्यों को सम्राट फर्डिनेंड जो बुर्बो राजवंश से संबंधित थे उन्हें सौंप दिए गए। जर्मनी की रियासतों को ज्यों का त्यों रहने दिया गया। उपलब्धियां, और इसके बाद परमा, मोडेना, टस्कनी को हैब्सबर्ग राजवंश को सौंप दिया गया। जिनीवा, सार्डिनिया, पिडमाउंट का विलय कर दिया गया। ठीक है, तो यही सब जो है परिवर्तन करके उसने जो है वियना की संधि के तहत ये प्रयास किया कि यूरोप में शक्ति संतुलन जो है वो बना रहे। यही इसका जो है उद्देश्य था। इस तरह देख सकते हैं, कह सकते हैं कि जो वियना की सम्मेलन है, वियना की संधि जो है वो उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय का एक प्रतीक है। ठीक है, प्रतिक्रियावादी शक्तियों का विजय कह सकते हैं इसको, कि प्रतिक्रियावादी शक्तियां यहाँ पर क्या हो गई? जीत गई। ठीक है, तो ये जो है आप यहाँ तक देखते हैं वियना की संधि में क्या क्या हुआ उसके बारे में। ठीक है, उसकी उपलब्धियों को भी समझ लिए हैं। और अगर आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाए कि मेटरनिख ने यूरोप में शांति संतुलन बनाए रखने के लिए क्या कार्य किए मेटरनिख ने, तो उसको जो है यही सब काम जो है बताना है। ठीक है, देखा तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा सकता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये हो गया। अब आगे बात करें हम लोग जो है, इसके बाद जो है सीधे बात करते हैं जो है जब नेपोलियन को सम्राट के पद से हटा दिया गया था फ्रांस में, तो फ्रांस में क्या कुछ जो है हुआ उस समय। और हमारा जो इस चैप्टर में ज्यादातर ध्यान जो है ना वो फ्रांस, इटली और जर्मनी पर है। ठीक है, इसके अलावा बीच बीच में जो है साइड रोल प्ले करने के लिए इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, एक तरीके से यूं कह लो कि विलेन का रोल जो है यहाँ पर ऑस्ट्रिया का है, और साइड विलेन जो है वो इंग्लैंड, रूस, हंगरी ये सब का भी रहा है। ठीक है, फ्रांस भी कई बार विलेन का रोल करता है, पर खैर घटनाओं के क्रम में अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में फ्रांस जो है हमारे अध्ययन का केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा जर्मनी और इटली जो है इन पर ज्यादा ध्यान रहता है। फिर थोड़ा बहुत ध्यान पोलैंड, हंगरी ऐसे राज्यों पर भी जाता है। और 1848 ईस्वी तक ही जो है मेटरनिख युग था। तो आखिर 1848 ईस्वी के बाद ऑस्ट्रिया में क्या हुआ उसके बारे में एनसीईआरटी की किताब में दिया तो नहीं है, बस एक लाइन लिखा है कि मेटरनिख को भी जो है यहाँ से भागना पड़ा क्योंकि ऑस्ट्रिया में भी क्रांति हो गई थी। तो आखिर थोड़ा सा तो इंटरेस्ट जाग रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे यूरोप को संभाल लिया था, प्रतिक्रियावादी शासकों के विजय के रूप में जो है उसने वियना की संधि
की अध्यक्षता किया था, उस व्यक्ति को 1848 में आखिर क्या हो गया कि उसको अपना देश छोड़ के भागना पड़ गया। तो उसके बारे में भी जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट जाग रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं फ्रांस में क्या हुआ। तो 1815 में जब वाटरलू का युद्ध हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट को भेज दिया गया सेंट हेलेना नाम के द्वीप पर, जहां 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि नेपोलियन एक बार पहले ही हार चुका था 1814 ईस्वी में, ये पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। तो उस समय जो है फ्रांस का शासक बना दिया गया था लुई 18वां को। ठीक है, लुई 18वां जो है वो बना दिया गया था फ्रांस का शासक, और इसको 1814 ईस्वी में ही जो है फ्रांस का शासक बना दिया गया था। फ्रांस का जो है सम्राट बनाया गया इसको कब? 1814 में। लेकिन जब 1815 में नेपोलियन वापस आया, तब जो है इसको देश छोड़ के भागना पड़ा था, नेपोलियन के डर से ये भाग गया था। फिर जो है नेपोलियन हार गया 1815 का युद्ध, तो ये फिर वापस आ गया, और इसने जो है 2 जून 1814 को, क्योंकि ये लुई 18वां जो है ये उदारवादी शासक था, ठीक है, या उदारवादी शासक न भी इसको हम कहें तो ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा शासक था जो उदारवादी शक्तियों और प्रतिक्रियावादी तत्वों के बीच जो है एक ब्रिज की तरह काम कर रहा था, उनको आपस में जोड़ने का काम कर रहा था। ठीक है, उनके बीच की कड़ी के रूप में जो है लुई 18वां काम किया। तो लुई 18वां का मानना था कि भाई देखो, अभी फ्रांस में 1789 ईस्वी में जो है एक बहुत बड़ी क्रांति हुई है। कारण यही था कि जनता के आवाज को जो है कुचलने का प्रयास किया गया था, और अभी फिर अचानक से जो है जनता को कुचलने का प्रयास करोगे तो तुम खुद कुचले जाओगे। तो इसने कहा कि देखो भाई, हम इतना ज्यादा जो है स्ट्रिक्ट नहीं होंगे। मेटरनिक को समझाया ये, तो मेटरनिक बोला कि ठीक है, बात तो तुम सही कह रहे हो, क्या पता हम ही को फिर कूट दे सब। तो इसलिए जो है मेटरनिक जो है समझ गया बात को, और उसने जो है इस पे भी बहुत ज्यादा दबाव नहीं बनाया। लेकिन इसने जो है उदारवादी शक्तियों और प्रतिक्रियावादी तत्वों में जो है एक तरीके से सामंजस्य बनाने के लिए इसने 2 जून 1814 को जो है समान नागरिक संहिता लागू किया। ठीक है, क्या घोषित कर दिया? समान नागरिक संहिता। इसका कहना था कि इस देश में रहने वाला सभी नागरिक जो है वो समान है, किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है उनके साथ नहीं किया जाएगा, सबको समान वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मेन मुद्दा था कि सभी के वोट को जो है बराबर कर दिया गया था, ये था। इसी समान नागरिक संहिता में कुछ बदलाव करने का जो है प्रयास चार्ल्स दशम करता है 1830 में। ठीक है, जिसका नतीजा हुआ कि फ्रांस में एक बार फिर क्रांति हुई, 1830 की क्रांति। तो वो देखते हैं हम लोग। खैर जो है ये 1814 ईस्वी में जो है फ्रांस का सम्राट बना था। 2 जून 1814 ईस्वी को समान नागरिक संहिता इसने लागू किया। ठीक, और इसकी मृत्यु जो है वो हो गई थी 1824 ईस्वी में। कब हो गई थी? 1824 ईस्वी में। अच्छा, एक बात जो है आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि लुई 18वां जो है वो किस राजवंश का शासक था। हम अभी कुछ देर पहले बताए ही हैं आपको, लेकिन फिर भी हम जो है यूँ समझिए कि हम भूल गए हैं, तो आपसे पूछ रहे हैं। भूले नहीं हैं फिर भी, लेकिन पूछ रहे हैं, तो कमेंट करके बताना है कि लुई 18वां किस राजवंश से संबंधित था। तो आपका जवाब जो है अब तक टाइप हो करके सेंड कर दिया गया है, और वो है राजवंश में बुर्बो राजवंश का नाम जो आता है। ठीक है, ये हुआ। तो बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना के बात हम अभी बोले थे ना यहाँ पे, तो वही चीज है, और सेम सवाल हम पूछे भी हैं। ठीक, तो जब 1824 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, तो सवाल आता है कि इसके बाद फ्रांस का शासक कौन बना। तो बुर्बो राजवंश का ही शासक बना फिर से, और उसका नाम था चार्ल्स दशम। उसका क्या नाम था? चार्ल्स दशम, चार्ल्स 10th के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। ठीक है, जो ये जो है
सम्राट बन गया। कौन? चार्ल्स दसम, लुई 18वां की मृत्यु के बाद। फिर उसने जो है अपना प्रधानमंत्री पॉलिग्नेक को बना लिया। किसको बना लिया प्रधानमंत्री? पॉलिग्नेक को। ये वाला मार्क करना है, ठीक है। तो चार्ल्स दसम जो है ये फ्रांस का सम्राट बना। ये भी बुर्बो राजवंश का ही था, ठीक है। और ये सम्राट कब बना? तो ये सम्राट बना 1824 ईस्वी में, फ्रांस का सम्राट बना, ठीक है। और अपना प्रधानमंत्री इसने नियुक्त किया पॉलिग्नेक को। किसको? पॉलिग्नेक को। इसने जो है पॉलिग्नेक को अपना प्रधानमंत्री बनाया। और पॉलिग्नेक जो है वो कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, किसी भी परिवर्तन को ये होने नहीं देना चाहता था, ठीक है। और इसी के दौरान जो है 25 जुलाई 1830 ईस्वी को इसने क्या किया? समान नागरिक संहिता, जो 1814 ईस्वी में लुई 18वां घोषित किया था, जारी किए थे, उसमें परिवर्तन करता है, ठीक है। 1830 में न बोले, हाँ 1830 में जो है ये परिवर्तन करता है। और परिवर्तन करके इसने 4 अध्यादेश जो है जारी किए। चार्ल्स दसम ने इसमें परिवर्तन करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए, ठीक है। इसमें जो है 4 अध्यादेश कौन कौन थे? पहला तो जो चर्च की शक्ति को जो है बढ़ावा देने लगा, ठीक है। चर्च की जो शक्ति थी उसको बढ़ावा देने लगे लोग, ठीक है। चर्च की शक्ति को बढ़ावा देना, ठीक है। एक तो ये हो गया शक्ति को बढ़ावा देना, थोड़ा फास्ट लिखते हैं, चलो ठीक है। और इसके बाद जो है विशेषाधिकार, जो अभिजात्य वर्ग के लोग थे, अभिजात्य वर्ग को विशेषाधिकार से फिर से नवाजा जाने लगा, ठीक है। या यूं कहो कि मताधिकार सीमित कर दिया गया। ऐसे लोग जो राजा के समर्थन में थे, केवल उनको अब मताधिकार दिया जा रहा था, तो मताधिकार को क्या कर दिया? सीमित कर दिया गया, ठीक है। मताधिकार का सीमित किया जाना, इसको सही से लिखते हैं, मताधिकार को सीमित करना, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद बात करें तो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति जो थी वो छीन लिया जाने लगा, यानी प्रेस की स्वतंत्रता जो है छीन ली गई। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दिया गया ताकि राजा के खिलाफ कोई भी बात जो है वो मीडिया में न छपे, जनता के पास न जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये हो गई कि इसने जो जनता का प्रतिनिधि सभा था, जहाँ जनता अपनी प्रतिनिधि को चुनकर भेजती थी, उसको भंग कर दिया। प्रतिनिधि सभा को इसने भंग करके पुनः चुनाव का ऐलान किया। को भंग कर पुनः चुनाव का ऐलान कर दिया, ठीक है। तो ये 4 अध्यादेश जो है उसने जारी किए 25 जुलाई को। जनता इन चारों चीजों से जो है बिल्कुल जो है घबरा गई, उत्तेजित हो गई, आक्रोशित हो गई। और 26 जुलाई को ही जनता ने राजधानी पेरिस में आंदोलन शुरू कर दिया, 26 जुलाई से ही, ठीक है। आंदोलन की घोषणा कर दी इन्होंने, ठीक है। और लगातार 29 जुलाई तक, या यूं कहो कि 30 जुलाई तक जो है, या आगे भी, लेकिन तिथियों की बात करें तो लिखा हुआ किताबों में यही मिलता है कि 29 जुलाई तक, 27 से 29 जुलाई तक, भारतीय वन की किताब में यही लिखा है कि 27 से 29 जुलाई तक जनता और सेना के बीच भयंकर युद्ध हुए। एक तरीके से गृह युद्ध जैसी स्थिति जो है बन गई थी। तो गृह युद्ध हुआ 27 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई तक। और नतीजा इसका ये हुआ कि 30 जुलाई 1830 ईस्वी को, 30 जुलाई 1830 ईस्वी को जो है
चार्ल्स दशम भाग कर चला गया कहाँ? इंग्लैंड। ये भाग गया इंग्लैंड। तो इस तरीके से ये जो है 1830 ईस्वी की क्रांति के रूप में जो है दिखाई दिया। और ये क्योंकि जुलाई के महीने में जो है क्रांति हुई थी, इसलिए इसको अक्सर हम जुलाई क्रांति भी कहते हैं। तो फ्रांस की 1830 की क्रांति की क्या वजह थी वो भी आपको यहाँ से समझ में आ गया। वजह ये जो है ये आप ये सब दे सकते हैं, ठीक है, कि चार्ल्स दशम जो है वो प्रतिक्रियावादी शासक था जिसने पॉलिग्निक जैसे कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री बनाया और उसने 25 जुलाई 1830 ईस्वी को समान नागरिक संहिता में परिवर्तन कर नागरिकों के अधिकार का हनन करने का प्रयास किया। उसने 25 जुलाई को 4 अध्यादेश जारी किए जिसके द्वारा जारी कर उसने फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना का प्रयास किया। इससे जनता आक्रोशित हो गई और जुलाई क्रांति का आह्वान किया। तो ये जो है आपको इसका कारण हो गया। चाहो तो तुम 4 अध्यादेश क्या क्या जारी किए थे वो भी जो है उसमें लिख सकते हो, ठीक है। अगर लॉन्ग में क्वेश्चन पूछता है कभी तो उसके लिए जो है डिटेल में तो लिखना ही है, तो ये चारों पॉइंट्स भी आप वहां पर बता सकते हो, समस्या जो है कोई भी नहीं आएगी। और क्योंकि ये चारों पॉइंट्स आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, तो याद रखने में भी कोई मुश्किल बात नहीं है, आसानी से याद रह जाएंगे। तो ये जो है आपको 25 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक जो भी घटनाएं हुई वो 1830 ईस्वी की क्रांति के रूप में देखा गया। तो ये फ्रांस में जो है जुलाई क्रांति भी कहा जाता है इसको। अब एक सवाल और आता है कि इसका प्रभाव क्या हुआ। तो प्रभाव में बहुत ज्यादा कुछ इसमें लिखा नहीं है। इसमें बुर्बो राजवंश का जो है समाप्त हो गया सत्ता, बुर्बो राजवंश की सत्ता का अंत यहाँ से हो जाता है। तो इसका जो है प्रभाव की अगर बात करें हम, तो प्रभाव में केवल 2-3 पॉइंट्स जो है आप बताएंगे, और वो होगा कि पहला बुर्बो राजवंश की सत्ता का समाप्त होना, ठीक है, बुर्बो राजवंश की सत्ता समाप्त होना। दूसरा जो है एक नए शासक राजवंश की स्थापना। नया शासक वंश कौन था? आर्लेयंस वंश। कौन था? आर्लेयंस वंश जो है उसकी स्थापना हुई, ठीक है, आर्लेयंस वंश की स्थापना हुई शासक वंश के रूप में। और एक बार फिर से जो है यहाँ पर उदारवादी शक्तियों का जो है जीत हुआ, उदारवादी शक्तियों की जीत जो है फिर से हुई। और इसका मतलब क्या हुआ कि जनता का ख्याल जो है वो फिर से रखा जाने लगा। तो जनता के अनुरूप जो है परिस्थितियां फिर से बन गई। हालांकि एक समय बाद जो है लुई फिलिप, अच्छा, आर्लेंस वंश में जो शासक बना, राजा बना, उसका नाम हमने बताया आपको लुई फिलिप, बताया नहीं था पहले, अब बता दे रहा हूँ, लुई फिलिप। तो लुई फिलिप जो है ये बाद में चल करके जो है कुछ ऐसे काम करता है जिसकी वजह से जनता एक बार फिर आक्रोशित हो जाती है और बहुत जल्द ही 1848 ईस्वी में एक बार फिर से जो है क्रांति हो जाती है, ठीक है। तो 1848 ईस्वी की क्रांति के क्या कारण थे और इसका क्या परिणाम हुआ, ये सब चीज के बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे। और हाँ, इसी समय में 1848 में ही ऑस्ट्रिया में भी कुछ परिवर्तन जो है दिखाई दिए, जैसे कि मेटरनिख का पतन जो है हो गया 1848 ईस्वी में ही, तो उसके बारे में भी समझेंगे। हालांकि मेटरनिख के पतन से संबंधित कोई भी बात आपके एनसीईआरटी में नहीं दी गई है सिवाय एक लाइन के, ठीक है। उसके बावजूद भी हम लोग इसके बारे में थोड़ी जांच पड़ताल जरूर करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, जो चीजें आपने पहले पढ़े हुए हैं उसको रिवाइज करिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, और जो इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको एनालाइज करके आप ये पता करने की कोशिश करिए कि आप जो चीज पढ़ रहे हैं उसके आधार पर जो परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको आप कितने हद तक सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि यही चीज जो है आपकी शक्ति को बढ़ाएगा। आप कितना बेहतर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं ये आपके पीवाईक्यूज सॉल्व करने की कैपेसिटी से पता चलता है।
तो आप जो है पास्ट ईयर क्वेश्चंस को भी जो है मार्क करिए और उसको जो है आंसर राइटिंग अभी से शुरू कर दीजिए। और इसके लिए जो है आंसर जब आप लिखेंगे तो इसकी इवैल्यूएशन भी बहुत जरूरी है। तो इवैल्यूएशन का रास्ता जो है आपको जो है व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ आप भेजेंगे तो इसको जो है व्हाट्सएप पर चेक करके आपको बताया जाएगा कि आपके आंसर जो है वो कितने इफेक्टिव हैं या उसमें क्या सुधार करने की जरूरत है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।